May I come in, sir? यस कम इन। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, प्लीज बैठिए। Thank you, sir. अपना परिचय दीजिए। सर मैं टोंक जिले का रहने वाला हूँ और 10वीं कक्षा मैंने विनोबा विद्या मंदिर माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय से मेरे गांव से उत्तीर्ण की है और 12th मैंने कोटा से किया है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन पीसीएम से बीएससी किया है 2020 में लाल बहादुर शास्त्री उच्च पीजी कॉलेज जयपुर से। उसके बाद मैंने बीएड किया है सर। ठीक है, अभी कोई काम कर रहे हैं आप बीएड करने के बाद में? सर उसके बाद मैं अभी आगे पीजी के लिए मैंने सोचा था, परंतु ये चूंकि आरएस की वैकेंसी आ गई थी इसलिए मुझे अभी वक्त नहीं मिला था, फिर मैंने उसको पोस्टपोन किया। अच्छा, आप केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं। जी सर। आजकल बाजार में आम आ रहे हैं, उनको पकाने के लिए क्या यूज करते हैं हम? सर कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ करते हैं सर। तो उसमें ऐसा क्या होता है कि उससे आम पक जाते हैं? सर उसमें एसिटिलीन होता है, उसके द्वारा फलों को पकाया जाता है कृत्रिम रूप से। उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? जब बिगर धोए मान लो जी कोई सर। आम को बच्चा खा लेता है तो जी क्या सर। साइड इफेक्ट होंगे? सर उससे कुछ तो स्वास्थ्य को लेकर गंभीर समस्याएं हो सकती है दीर्घकाल में, कुछ अल्पकाल में जैसे कुछ एलर्जी हो सकती है या दीर्घकाल में कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं। जैसे मान लो आम पक जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि व्यक्ति भी पक जाए, उसके बाल सफेद हो जाए, झुर्रियां आ जाए, उसकी एज कम हो जाए, ऐसा होगा क्या? सर मैंने इतना विस्तृत अभी इसके बारे में पढ़ा नहीं है। अच्छा चलिए, पानी को शुद्ध करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? वाटर प्यूरिफिकेशन टैंक्स जो होते हैं उनमें। जी सर। सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नाम सुना आपने? जी सर। क्या रोल होता है इनका? सर जो भी सीवरेज से अपशिष्ट जो जल निकलता है उनको एक बार ट्रीट करके फिर जल स्रोतों में प्रवाहित किया जाता है ताकि उनके पर्यावरण को लेकर साइड इफेक्ट कम हो पर्यावरण के ऊपर। ओके, ये अपशिष्ट प्रबंधन क्या होता है? सर ये सीवरेज को एक प्यूरिफाई करने की टेक्निक है जिसमें विभिन्न टैंक बनाकर उनसे गुजार कर उस तरीके से प्रवाहित किया जाता है सर। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाना चाहिए? सर कचरे को लेकर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। सर एक तो जो गीला कचरा है और जो सूखा कचरा है उनको अलग अलग एकत्र किया जाना चाहिए। उसके बाद जो उनमें रिसाइकल किए जा सकते हैं उनको उस तरीके से किया जा सकता है और जो पर्यावरण पर दीर्घकाल प्रभाव ना डालते हैं उनको कहीं बाहर एकत्र करके एक स्थान पर किया जा सकता है उनका, और जो बिल्कुल पर्यावरण के लिए हानिकारक है उनको उद्योगों में या एक उनका स्थायी मैनेजमेंट करना चाहिए। एक नागरिक के नाते आप ई वेस्ट जो प्रदूषण होता है जी सर। उसको रोकने के लिए क्या करते हैं? ई वेस्ट ना फैले इसके लिए। जी सर। सर मैं कुछ सोच सकता हूँ थोड़ी देर। हाँ प्लीज बताएं। सर मुझे लगता है एज ए नागरिक जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उनको जो पुराने हो जाते हैं तो उनको अपने परिवार में छोटे घर भाई बहनों को दिया जा सकता है। तो और खराब हो जाएंगे तो वो क्यों लेंगे? सर जो आउटडेटेड हो जाते हैं नई टेक्नोलॉजी आ जाती है उसके बाद अमूमन जो बट नए फ़ोन ले लिए जाते हैं तो ये हो सकता है। तो ये नागरिक उनके लिए तो खतरनाक हो सकते हैं, ये ब्लास्ट हो सकते हैं। इसके अलावा छोटे भाई बहन को मोबाइल की लत लग सकती है तो और ज्यादा खतरा हो जाएगा। जी सर लत तो कोई सा भी डिवाइस यूज़ करेंगे उसकी लग सकती है, परंतु माता पिता को एक उनको नियंत्रण रखना तो आवश्यक है ही, और उनको नया खरीदने के बजाय जैसे कुछ ऑनलाइन क्लासेज के लिए या कुछ टाइम समय के लिए मनोरंजन करने के लिए उनको यूज करने के लिए पुराने डिवाइस दिए जा सकते हैं बजाय नए लेने के। ठीक है सर, आप पूछे। आपने बताया सूखा कचरा गीला कचरा, जी सर। तो प्लास्टिक है उसमें वो गलती से प्लास्टिक की थैली पानी में गिर गई, वो गीली हो गई, जी सर। तो वो किस किस कैटेगरी में जाएगी? सर प्लास्टिक की थैली सर जैव अनिम्नीकरणीय है, तो उसको ये जो घरों से जो कचरा निकलता है उसके अलावा ही मैनेज किया जाना चाहिए सर। नहीं, जब ये आप घर से निकलता है, आपने दो आजकल जो कचरा इकट्ठा होता है वो सूखा कचरा गीला कचरा के हिसाब से इकट्ठा आपने जो बताया था, जी सर। तो इस जो प्लास्टिक की थैली में जब बाहर लेके जा रहा हूँ दो अलग अलग डब्बों में, एक में गीला एक में सूखा है, तो इसका क्या करूँगा? ये कहाँ जाएगा? सर प्लास्टिक की थैली बैन है, वैसे तो यूज नहीं की जानी चाहिए, और अगर लेके जाते जाएगी हैं जाएगी किस में ये? प्लास्टिक का मटेरियल जो पैकिंग सर। मटेरियल मान लीजिए।
सर उसमें मटेरियल कौन सा है ये देखना होगा, उसमें अगर गीला है। पॉलीथीन है, जी सर, गीला हो गया। हाँ, पॉलीथीन गीली है सर, उसके अंदर मटेरियल कौन सा है। फॉर एग्जांपल किचन से निकला हुआ अगर गीला सामान है उसको गीले में डालना खाली चाहिए। मैं थैली की बात कर रहा हूँ। पॉलीथीन, प्लेन पॉलीथीन का शीट है या कोई कवर है, लेकिन वो गीला हो गया किसी कारण से, पानी में गिर जी सर। गया, उसको सर सूखे में डालना चाहिए। उसमें डालें तो गीला क्या होगा? गीले में जैसे किचन से निकला हुआ सर, जैसे बासी सब्जी हो गई, इस प्रकार के जो है सड़े गले फल वगैरह ये सब। तो कहीं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाला कोई चक्कर है इसमें कुछ, या सर सूखे और गीले में तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का नहीं है सर। नहीं है? तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर आप? सर सूखा जैसे रेफर्स हो गए, हम्म, और जैसे आपने बताया थैलियाँ भी हो गई, ये सब सूखे में डाल सकते हैं। हाँ। और जो जो इसका अन्य। क्या कारण है ये गीले को अलग करने का? जी सर, सर इनका जो मैनेजमेंट है वो मतलब अपशिष्ट प्रबंधन वो अच्छे से किया जा सकता है। नहीं तो अलग गीले का क्या करते हो उस प्रबंधन में? गीले से क्या करते हैं और सूखे से क्या करते हैं? जी सर, सर मैंने इसके बारे में ज़्यादा विस्तृत चलिए, पढ़ा नहीं है, कोई तो बात नहीं। एक टर्म आती है एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारे फूड आइटम्स हैं, जी सर। तो ये उनको वो प्रचारित भी किया जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट है। जी सर। और हम तो हमेशा बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन अच्छी होती है, तो एंटीऑक्सीडेंट का क्या रोल है? सर एंटीऑक्सीडेंट जैसे आंवले के अंदर विटामिन ई होता है, वो त्वचा को ऑक्सीडाइज होने से रोकता है ताकि चेहरे पे झुर्रियाँ वगैरह ना आए, तो उस सेंस में एंटीऑक्सीडेंट बोला जाता है। तो ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया क्या होती है मानव के संदर्भ में? जी सर, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया, ऑक्सीकरण की ज़्यादा प्रक्रिया। ऑक्सीजन होगा तो क्या बढ़िया, अच्छा रहेगा ना? ऑक्सीजन, ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो नहीं सर, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। फेफड़ों में अगर जाती है तो उसके उस संदर्भ में ऑक्सीजन आवश्यक होती है। इसके अलावा जो सेल होती है वो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के द्वारा, अगर ऑक्सीडेशन होता है तो वो मृत हो जाती है। मिट हो जाती है या डिके हो जाती है? डी के शायद सही वर्ड रहेगा सर। चलिए, और एक अभी कुछ साल आजकल आना बंद हुआ, कुछ साल पहले एक वो एडवर्टाइजमेंट आता था 300% ऑक्सीजन रिच वाटर, जो बॉटल्ड वाटर जो आता है, पीने योग्य जल, जी सर। उसको ये प्रचारित किया जाता था 300% ऑक्सीजन। जी सर। तो क्या सही है वो? सर सॉरी सर, मैंने इसके बारे में नहीं सुना पढ़ा नहीं आपने, है। कोई बात नहीं। पानी की क्वालिटी के बारे में जानते हैं? वाटर क्वालिटी, पीने योग्य पानी और पीने के लिए जी सर, मैं केवल एक टीडीएस को लेकर मुझे थोड़ा सा पता है बस। टीडीएस क्या होता है? फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, परंतु उससे फ्लोराइड की मात्रा उसमें पानी में देखी जाती है। टीडीएस की कोई मात्रा होती है जो कि जहाँ तक पानी ठीक है पीने लायक, उसके बाद खराब हो जाता है? सर लगभग 200 से 300 टीडीएस तक का पानी पीने योग्य माना जाता है। टीडीएस की कोई यूनिट होती है? सॉरी इकाई सर, क्या होगी इसकी? सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं। एक और टर्म आती है ईसी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पानी की, जी सर। वो उसके बारे में जानकारी? सॉरी सर, नहीं पता। कोई बात नहीं। पीएच क्या होता है? पीने योग्य पानी का पीएच कितना होना चाहिए? सॉरी सर, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे पता नहीं है अभी पानी। न्यूट्रल का कितना होगा? जी सर, न्यूट्रल का सर 7 होता है। तो पीने योग्य उसके बाद 7 से ऊपर होगा तो क्या होगा? वो क्षारीय हो जाएगा। और 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा सर। तो कौन सा सूटेबल रहेगा? सर न्यूट्रल के आसपास सूटेबल रहेगा, क्योंकि ज़्यादा एसिडिक भी खराब रहेगा। चलिए, वेरी गुड। तो आप मुझे ये बताएं, कार्बन 14 जानते हैं? C14 जी सर। क्या होता है ये? सर ये कार्बन डेटिंग की एक प्रणाली है जिसके द्वारा जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किया जाता है सर। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जा सकता है? कितने साल पुराना जीवाश्म हो, या इसकी कोई लिमिटेशन है? सर नहीं सर, इसके बारे में मुझे अवेयर नहीं हूँ सर। जीवाश्म का शेल तो वो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जी सर। और इसमें ऑर्गेनिक कार्बन यूज़ करते हैं, क्या करते हैं? C14 ऑर्गेनिक करते हैं सर। कैसे होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का शेल कैसे इसमें कैसे निकालेंगे उसके? नहीं सर, कैल्शियम कार्बोनेट तो उनके बाहर जो है कवच जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तो बाकी कैल्शियम जैसे- कार्बोनेट की डेटिंग हो सकती है C14 से? सर कैल्शियम कार्बोनेट की सॉरी सर, मैं श्योर नहीं हूँ उसके बारे में।
चलिए कोई बात नहीं, आप एक मेरा आखिरी प्रश्न बता दें। अभी जो हमारी वर्तमान में जो बांग्लादेश के साथ एक कुछ चर्चा हो रही थी, एक ट्रीटी है, ट्रांसशिपमेंट ट्रीटी, जी सर। उसके बारे में बता सकते हैं? सॉरी सर, मैंने अभी इसके बारे में पढ़ा नहीं है, सुना तो है, मैंने पढ़ा नहीं इसके चलिए कोई बारे बात नहीं। आप टोंक जिले के निवासी हैं। में। जी सर। टोंक जिले के बारे में कुछ बताएं मुझे, कौन से उद्योग टोंक जिले में जिनका प्रभाव है? सर औद्योगिक दृष्टि से टोंक जिला पिछड़ा हुआ माना जाता है। वहाँ पर पहले चमड़ा उद्योग था, जो हाल में अभी वर्तमान में तो वो बंद है, और एक मयूर बीड़ी वहाँ पर अभी बनाई जाती है सर। तो बीड़ी के कारखाने जी प्रमुखता सर। है, बीड़ी उद्योग। जी सर। नमदा उद्योग, कौन से क्षेत्र में आपको नमदा उद्योग के कारखाने देखने को मिलेंगे सर वहाँ टोंक में? इसके बारे में मुझे सर पूरा प्रॉपर पता नहीं है चलिए कोई दिक्कत नहीं। डिग्गी कल्याण का मंदिर है सर। टोंक। जी सर। जी सर। तो डिग्गी कल्याण का मेला कब लगता है? सॉरी सर, मेले के बारे में पता नहीं, शायद मैं गैस कर सकता हूँ, हाँ गैस करिए। श्रावण मास में। कोई बात नहीं। अभी आज हनुमान जयंती भी है। जी आज सर। कौन सी तिथि है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से? सर चैत्र पूर्णिमा है आज। चैत्र पूर्णिमा। जी सर। चलिए, कितने महीने हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से वर्ष में? 12 महीने ही सर। नाम बता सकते हैं 12 महीनों के? जी सर। बताइए। सर चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और मार्गशीर्ष और पौष। सर एक ऊपर नीचे हो सकता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो सकता हूँ, कार्तिक और फाल्गुन। अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है? कब कहेंगे कि वर्षा अम्लीय वर्षा है? सर लगभग 5.6 के समथिंग। चलिए, आपका केमिस्ट्री का ज्ञान तो सर ने टेस्ट कर लिया था। थोड़ा सा आज के दौर में जो कुछ चर्चित मुद्दे उनकी बात कर लेते हैं। जी सर। वैश्विक स्तर पर अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने टैरिफ बढ़ाया है, जी सर। भारत पर इसका क्या असर होने की संभावना है? सर टैरिफ से एक तो भारत की जो निर्यात है उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, वो महंगे हो जाएंगे दूसरे देश अमेरिका में। दूसरा सर जो मुद्रास्फीति है वो भारत में बढ़ सकती है। और भारत में मुद्रास्फीति किस तरह से बढ़ेगी इससे? सॉरी सर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ अभी। नहीं, भारत के पास लॉन्ग टर्म में इन चीज़ों से निपटने के लिए कोई रणनीति है क्या? प्रभावशाली रणनीति है क्या? जी सर, भारत अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर लेकर चर्चा कर रहा है अमेरिका के साथ में। एक तो ये है, और दूसरा जो चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर जैसे शुरू हो चुका है, उसके चलते भारत में निवेश के अवसर तलाशे जा सकते हैं, या कंपनियों को अट्रैक्ट करने का प्रयास किया जा सकता है। तो ट्रेड वॉर से आप क्या समझते हैं? अभी आपने वर्ड यूज में लिया ट्रेड वॉर। जी सर। ट्रेड वॉर से क्या समझते हैं आप? सर जब दो देश एक दूसरे के आयात निर्यात पर जो टैरिफ की दर बढ़ाते जाते हैं तो सर वो सिंपली ट्रेड वॉर है। टैरिफ के रेट्स को बढ़ाना ट्रेड वॉर है। जी सर, आयात निर्यात को कम करने के लिए एक दूसरे प्रतिबंध लगाया जाता है। टैरिफ के अलावा सर उसमें और चीज़ें भी शामिल है, जैसे नेगेटिव लिस्ट में डाल देना, और भी शामिल की जाती है सर। ट्रेड सैंक्शंस क्या होते हैं? आपने नाम सुना होगा ट्रेड सैंक्शंस। जी सर। ये ट्रेड सैंक्शंस क्या होते हैं? सर ये WTO के द्वारा ट्रेड सैंक्शन लगाए जाते हैं, जिसमें किसी भी देश पे यदि ट्रेड सैंक्शन लग जाता है तो उसके बाद में जैसे ऊर्जा, रक्षा इत्यादि आयात निर्यात कोई दूसरा देश नहीं कर सकता। जैसे रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद में अमेरिका इसमें रशिया के ऊपर लगाया गया था ट्रेड सैंक्शन, उसके बाद में उनसे आयात निर्यात अभी। तो WTO इम्पोज करता है ट्रेड सैंक्शंस, या कोई कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर इम्पोज कर सकता है सैंक्शंस? सॉरी सर, मैं समझा नहीं। केवल WTO ही इम्पोज करता है ट्रेड सैंक्शंस, या कोई दूसरा कंट्री भी किसी दूसरे कंट्री के प्रति ट्रेड सैंक्शंस इम्पोज कर सकता है? सर WTO ही करता है सर। चलिए बताइए, अब अमेरिका अपने मनमाने तरीके से टैरिफ बढ़ा रहा है, जी सर। फिर WTO का जो उद्देश्य है वो क्या है? मतलब WTO किस उद्देश्य के साथ में स्टैब्लिश किया गया था? सर क्या WTO ने अपने उद्देश्य को प्रभावशाली तरीके से प्राप्त कर लिया है क्या? सर अभी तक तो प्राप्त किया हुआ है। इसका जो मेन उद्देश्य था वो था निर्बाध व्यापार को बढ़ावा देना, और अभी जैसे अमेरिका के द्वारा ये टैरिफ बढ़ाया गया है तो ये WTO की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह है। फिर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब सार मुझे तो समझ में नहीं आया कि WTO जैसा ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है।
कोई but- भी देश एक दूसरे के अगेंस्ट ट्रेड सैंक्शंस या टैरिफ बैरियर्स लगा रहा है और जी डब्ल्यूटीओ चुप बैठा है, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो खड़े होते हैं डब्ल्यूटीओ जी की सर, प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होता है डब्ल्यूटीओ की भूमिका पे सर। डब्ल्यूटीओ की भूमिका पर। जी सर। तो फिर किस तरह के हमें रिफॉर्म्स लाने हैं डब्ल्यूटीओ में ताकि डब्ल्यूटीओ इफेक्टिवली काम कर पाए? सर इसमें एक तो डब्ल्यूटीओ में अमेरिका की भागीदारी अधिक है थोड़ी सी, बाकी देशों की भी भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए। और तो मैं भी सर कितनी भागीदारी है अमेरिका की सर अभी वो डब्ल्यूटीओ में? मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है सर। कब स्टैब्लिश किया गया था डब्ल्यूटीओ को? सर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में गेट नामक समझौता किया गया था, और 90 सर मैं श्योर नहीं हूँ बट 1994 के आसपास डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी सर। ठीक है सर, प्लीज। तो आप मानते हैं कि डब्ल्यूटीओ एक अलोकतांत्रिक संस्था है? मैंने तो ऐसे सुना है सभी देशों का वोट बराबर होता है इसमें। सर उसके स्ट्रक्चर को लेकर और उनमें जो कंट्रीब्यूशन है कंट्रीज का उसको लेकर मैं थोड़ा सा अवेयर नहीं हूँ, परंतु सर लोकतांत्रिक संस्था या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि उसमें जो भी पार्टिसिपेशन है वो देशों की अर्थव्यवस्था या कुछ तो पैरामीटर। डब्ल्यूटीओ में तो ऐसा मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने आईएमएफ वर्ल्ड बैंक में तो पढ़ा है। आपने ये जानकारी कहाँ से गेन की है? सॉरी सर मैं भी थोड़ा अवेयर नहीं हूँ उसके बारे में, चलिए कोई बात नहीं। तो आप मुझे ये बताइए कि अभी भारत सरकार के द्वारा जी सर। अपने जो व्यापार वाणिज्य इसको बेहतर करने के लिए अमेरिका के साथ किस तरह की डील की जा रही है? आपको अगर इसमें मान लीजिए सलाहकार बनाया जाता तो आप क्या सलाह देते? चाइना वाला रास्ता उचित लगता है या जो थोड़ा मध्यम हम लोग बने रहे? सर अपने आर्थिक उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए दूसरे देशों के साथ और अमेरिका के साथ दोनों पहलुओं पे बात की जा सकती है। जैसे अमेरिका के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही है, और दूसरे देशों के साथ में भी व्यापार या बाजार अपने तलाशने होंगे, और जो अपने निर्यात डाइवर्सिटी है वो बढ़ानी होगी सर। आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन से हमारे जीवन में क्या सही होता है? लाभ क्या इसके? सर इससे एक तो तनाव मुक्त रहते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, और जो भी निर्णय लिए जाते हैं तो उनमें ये बहुत कारगर साबित होता है। तो लंबे समय तक शांत चित्त रहकर अपना कोई भी कार्य कर सकते हैं, एकाग्रता बढ़ती है सर। ये कुछ सकारात्मक लाभ मुझे इसमें दिखाई देते हैं। ठीक, आपका साक्षात्कार हो गया, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।